तुम देश के लिए काम करने वालों को अपमानित करो, नेता को, चौकीदार को चोर कहो, और जो इस देश के सेना के साथ अपमान कर रहा है, भारत में आतंकवादी गतिविधियां फैला रहा है, उसको जी बोलना। और मोदी जी की जो लहर उस समय थी, आपको नहीं लगता कि थोड़ी कम हो गई है? आज भी राहुल गांधी की सभा में भी जब मोदी मोदी लोग चिल्लाने लगे तो आप समझ लीजिए कि लहर कम है कि ज्यादा है। अब ये बताइए, राम मंदिर पहले या विकास पहले? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करवाना चाहती हूं जिसको कहा जाता है बीजेपी में एक फायर ब्रांड नेता, नहीं नेत्री। जी हाँ, बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी। नमस्कार मैम। कैसी हैं आप? प्रणाम। तो कैसा लगता है जब आपको लोग उपाधि देते हैं फायर ब्रांड नेत्री की? कैसा लगता है आपको? मुझे लग रहा है ये शब्द मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं एक पार्टी की सेवक के रूप में काम कर रही हूँ और एक देश की नागरिक होने के नाते देश के लिए काम कर रही हूँ। अच्छा, जब ऐसा लोग बोलते हैं तो आपको जब कंट्रोवर्सी हो जाती है आपके कुछ बयानों से, अक्सर हो ही जाती है कुछ ना कुछ, तो आपको नहीं लगता, ये ऐसा लगता है कि यार ये क्यों बोल दिया उसके बाद, या आपको लगता है कि ये मेरे तो मन की बात थी, बोल दिया, क्या दिक्कत है? मोदी जी कह रहे हैं ना खाएंगे और ना खाने देंगे। फैसला करना याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम जादव की सरकार बनेगी या हराम जादव की सरकार बनेगी। आपको स्वयं फैसला करना। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि जिस बयान को लेकर के चर्चा का विषय रहता है, दिल्ली का एक बयान था, उस बयान को यदि छोड़ दो तो मैं कभी वैसे बोलती नहीं। वो भी मेरी बुंदेलखंडी भाषा थी, क्योंकि हम लोग बुंदेलखंड के लोग हैं, गाँव के लोग हैं। अब वो भाषा निकल गई, उसके बाद भी माफ़ी मांग ली, सब कुछ हो गया। तो मुझे लग रहा है कि उसके अलावा कहीं भी आप मीडिया में उस मेरे का बयान नहीं सुनेंगे। हाँ, देश के लिए कहीं ज़रूरत होती है यथार्थ बोलने की तो ज़रूर हम बोलते हैं, क्योंकि यथार्थ बोलना चाहिए। और यथार्थ में किसी को यदि वैसा लगता है तो अलग बात है। उस बयान को छोड़ करके मैंने कभी किसी के प्रति उस मेरे का बयान नहीं दिया और नहीं देना चाहिए। वो मेरी गलती थी, उसको मैंने स्वयं स्वीकार कर लिया था। राहुल गांधी के बारे में अभी आपने बयान दिया है, आज कल ही शायद दिया है, कि राहुल गांधी ने शहीदों का अपमान कर दिया। आपको क्यों लगता है राहुल गांधी ने शहीदों का अपमान? देखिए, अपमान करने का मतलब ये है कि जहाँ पूरा देश पुलवामा की घटना के बाद पूरा देश एक आक्रोश में था और वो परिवार, जिनके बेटा, जिनके पति, जिनके बाप, जिनके परिवार के लोग हमारे बीच से देश की सेवा करते हुए पाकिस्तान की कुकृत्य, जिसको मैं कह सकती हूँ, हमला करके हमारे देश के नौजवानों को शहीद किया। जिस व्यक्ति के संगठन ने स्वयं उसमें स्वीकारा कि हमने किया है, जिसके प्रति पूरे देश का आक्रोश है, देश का ही नहीं पूरा विश्व चाहता है कि हाफिज के खिलाफ बैन लगना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और उसको जी कह के संबोधन करना, मुझे लग रहा है कि मेरे लिए नहीं, पूरे भारतवासियों का और उन परिवारों का अपमान है जिन परिवारों के बेटे, पति और पिता गए हैं। लेकिन जी का इतना बड़ा जंजाल बन गया है, लेकिन जी शब्द का तो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे शीर्ष के नेताओं ने किया है। जैसे कि रविशंकर प्रसाद को आप देख लीजिए, उन्होंने भी जी शब्द का प्रयोग किया था। शीर्ष नेताओं की बात करें तो मुरली मनोहर जोशी ने भी एक बारी जी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, संदर्भ क्या है, पहले संदर्भ तो देखना चाहिए ना। इस टाइम जब पूरा देश आक्रोश में है, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है, पूरा विश्व उनके प्रति बैन लगाने के लिए खड़ा हुआ है, उस समय संदर्भ अलग अलग होते हैं, हर क्षण के अलग होते हैं। अब यूपी पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में 2019 में आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लाएगी लोकसभा की? देखिए, यही सवाल 2017 में लोग कर रहे थे मेरे से, और बहुत सारे चैनल आए थे, चुनाव शुरू नहीं हुआ था।
कि आप लोग उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे, 2 लड़कों का वहाँ गठबंधन हो गया है। यूपी के 2 लड़कों ने गठबंधन किया है और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। अब 50 साल की उम्र वाला भी लड़का होगा तो फिर बूढ़ा कौन होगा? किया कि नहीं किया? दोनों निकले, प्रचार किया, जनता ने क्या दिया? गठबंधन शायद 325 सीटें दे दी। ये मंच में गठबंधन हो सकता है। जनता जिसको चुनाव करना है वो पहले से मन बना चुकी है और जनता को मालूम है इन लोगों ने हमारे नाम का नारा लगा करके वोट तो लिया है, लेकिन उस गरीब को घर देने का काम किसने किया? उस गरीब के घर में लाइट देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। उस गरीब महिला के हाथ में, जिस गैस सिलेंडर जो खरीद नहीं सकती थी, उसके घर में गैस चूल्हा देने का काम किसने दिया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। उस गरीब को जो पैसे के अभाव में स्वास्थ्य का इलाज, अपने बीमारी का इलाज नहीं करा सकता था, उसको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, 60 साल के बाद एक उम्र होती है जब वो मेहनत नहीं कर सकता था, उसको 3000 का बीमा देने का काम किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन 2017 में देखिए स्थिति अलग थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। दूसरी बात कि प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में नहीं आई थी और बुआ और बउआ की जोड़ी भी नहीं थी। तो स्थिति अब एकदम उलट है और मोदी जी की जो लहर उस समय थी, आपको नहीं लगता कि थोड़ी कम हो गई है? आज भी राहुल गांधी की सभा में भी जब मोदी मोदी लोग चिल्लाने लगे तो आप समझ लीजिए कि लहर कम है कि ज़्यादा है। और रही आपने प्रियंका की बात की, तो प्रियंका कोई बहुत आश्चर्य नहीं है, वो तो परपाटी है, वो तो हो नहीं था। वो पुरानी परंपरा चली आ रही है, एक परिवार से फिर ये, फिर नाती पोता सोता चला जाएगा। तो इसको आप क्या मानती है? इसको कोई बड़ा आश्चर्य मानतेगा? लोग देखने के लिए तो भीड़ देखने सभा आ जाएगी, लेकिन जो भीड़ होती है ना, वो काम पर वोट देती है, नाम पर वोट नहीं देती है। और मैं प्रियंका जी को, उनकी पार्टी का अपना रूल है, वो परिवार की पार्टी है और वो परिवार से हटके पार्टी जा भी नहीं सकती है। किसी गरीब को महामंत्री बनाती तो मुझे आश्चर्य होता कि हाँ, ये कांग्रेस ने किया है। आश्चर्य तब होता है जब एक चाय बेचने वाले का बेटा मेहनत करके प्रधानमंत्री बनता। आश्चर्य तब होता है एक अखबार बेचने वाले का बेटा मेहनत करते हुए एक वैज्ञानिक बनते हैं और भारत के महामहिम राष्ट्रपति पद का सुशोभित करते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। तब आश्चर्य होता है। चलिए, विकास की बात की आपने, अब ये बताइए राम मंदिर पहले या विकास पहले? देखिए, विकास हमारा है जनता के लिए, हमने जनता के लिए काम किया, हम विकास के बल पर जनता के बीच में जा रहे हैं। और राम जन्मभूमि का क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने अभी 3 लोगों की समिति बनाई है तय करने के लिए। और हम लोग भारत के रहने वाले लोग हैं, संविधान पर और न्यायालय पर विश्वास करते हैं। लेकिन थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ है कि जब छोटे इशू में बैठ करके न्यायालय रात रात बैठ करके उसका फैसला कर देता है, और इतना महत्वपूर्ण विषय जिस पर देश की नहीं पूरे विश्व की निगाहें लगी हैं, जो एक आस्था का केंद्र है, जहाँ पूरे सबूत हैं। और मुझे लग रहा है कि जो ये कमेटी गठित की गई है सबूतों के आधार पर, क्योंकि वहाँ रामलला थे, मंदिर था, ये पूरे सबूत मिले हैं। हम लोगों ने देखा है वहाँ जब खुदाई हुई है, वहाँ मंदिर मिल रहे हैं, भगवान शिव जी की, भगवान गणेश जी की, दुर्गा जी की, उस खम्भों में जो प्रतिमाएं होती हैं, नीचे खुदाई जो हुई है वो मिला है। तो सबूत के आधार पर तो वहाँ रामलला विराजित हैं और रामलला के मंदिर को भव्यता देनी है, आज नहीं तो कल भव्यता तो मिलेगी। अच्छा, 2014 में आपके मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आप लोगों को जो इतना प्रचंड बहुमत मिला, मैंडेट मिला, कहीं ना कहीं पूरे देश के हिंदुओं को ये आस्था थी कि राम मंदिर अब तो बन जाएगा। आप भी तो वही बात कर रहे हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, हम क्या करें, कोर्ट में जैसे आएगा आदेश आएगा तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो फिर नया क्या हुआ? नहीं, आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोर्ट से और कोर्ट में बहस करने वाले वकीलों से भी निवेदन किया कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। कोर्ट का जब तक कोई हाँ या ना का फैसला नहीं आता,
या तो कोर्ट सरकार को कहे कि सरकार जो मर्जी करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कोर्ट कहे तो फैसला तो करे उसमें। जैसे 3 तलाक का मैटर था, कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे कर सकती है, सरकार ने उसको 3 तलाक को पार्लियामेंट में ला करके पास किया। दुर्भाग्य ये रहा कि जो आज महिलाओं के हक की बात करते हैं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, वो तलाकशुदा महिला जब गली गली घूमती है, बेसहारा हो जाती है, उसके लिए राज्यसभा में इन्होंने साथ नहीं दिया, पारित नहीं होने दिया। दोहरा चरित्र कांग्रेस का है। यदि हम पार्लियामेंट में लाएं और राज्यसभा में ना करें, कांग्रेस का दोहरा चरित्र। आप 2-3 मैटरों में आप देख लीजिए। 3 तलाक का मुद्दा पार्लियामेंट में अटका पड़ा हुआ है, अटका है ना। ये क्या जरूरी नहीं था? राहुल गांधी तो बोल रहे हैं हमें सरकार पे लाइए तो हम सरकार से 70 साल से सरकार में ही तो रहे हैं, 65 वर्ष 60 साल सरकार में रही, तब क्यों नहीं किया? भाई वो जो आदमी सरकार में ना रहा हो वो कहे कि हमें सरकार में लाइए। अभी 2014 के पहले सरकार में ही तो थे, देश का पूरा दिवालियापन निकाल दिया। 2G घोटाला, 3G घोटाला, रेल घोटाला, कोयला घोटाला, जितने घोटाले हो सकते थे सब घोटाले किए, देश को कंगाल बना के छोड़ दिया। क्या करोगे? सरकार में इसीलिए आना चाहते हो? ये जो पटरी पर देश आया उसको फिर बर्बाद करो। निरंजन अखाड़े में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री को महामंडलेश्वर बनाया गया, आपको इस पे क्या कहना है? पूरे न्यू मीडिया में ये खबर छाई हुई है। देखिए, मैं संत पहले हूँ, राजनीति में हूँ, मैं अपने को नेता नहीं मानती, मैं तो एक समाज की सेवक मानती हूँ। मैं संत रहते भी गरीबों में और बहुत पिछड़े लोगों में काम कर रही थी। बहुत वर्षों से हमारे पूज्य संत कह रहे थे आप बनिए बनिए इसमें। कहीं कुंभ में घेरते थे उज्जैन में, कहीं हरिद्वार के कुंभ में मुझे लगा कि ये घेरना बंद हो जाए। अखाड़े वाले जब सम्मान दे रहे हैं, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं विधायक बनूंगी, सांसद बनूंगी, ये होगा। मुझे तो लग रहा है कि सब ईश्वर की कृपा है और मेरे माता पिता का जो संस्कार था वो और मेरे गुरुदेव की कृपा, ये आज सब कुछ होता जा रहा है। बहुत ही बेहद ही बहुत अच्छा लगा आपसे इस किस्म की गुफ्तगू करके। बहुत प्रेरणा मिली होगी हमारे दर्शकों को भी ये इंटरव्यू देख के। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को वो लाल बटन दबा के ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिएगा खुलासा न्यूज़। नमस्कार।